ज़्यादा मैच्योर वो लिरिक्स होते थे उनमें। ऐसे मैच्योर लिरिक्स फिर धीरे 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 कम होते गए। फिर 1990 में हमने देखा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, हाँ तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, ऐसे लिरिक्स फिर धीरे धीरे 1990 में शुरू हुए। और फिर आज वो जाते 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 हम कहाँ पर आ गए हैं, एक ही शब्द को एक गाने में 500 बार रिपीट कर दो, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। और जिन्होंने शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास किया हुआ है उनके उदाहरण तो आज भी आप देख लीजिए, कितना वर्षों तक कितना समर्पण था अपनी कला के प्रति उनके जीवन में, कितनी एकाग्रता थी, कितना संयम था, और तब जाकर उन ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, भारतीय संगीत उद्योग, संगीत क्षेत्र के पतन के बारे में। और जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद, वो देखने के बाद आपको इस विषय पर अन्य कोई भी वीडियो देखने की आज के बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो केवल म्यूजिक इंडस्ट्री पर ही नहीं तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी इंडस्ट्री पर लागू होंगी। चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इवन आपके हमारे जो परिवार है उनमें भी आप ये बातें लागू करके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और वो मूलभूत सिद्धांत कभी भी बदलते नहीं हैं। न समय के साथ वो बदलते हैं, ना ही इंडस्ट्री को देखकर, किसी क्षेत्र को देखकर, किसी भी जगह पर वो मूलभूत सिद्धांत, किसी भी समय पर वो मूलभूत सिद्धांत बदलते नहीं हैं। और ऐसे ही कुछ बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ ये वीडियो आप आखिर तक पूरा जरूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अभी देखिए हाल ही में काटा लगा सॉन्ग का जो रीमेक रिलीज हुआ है उसके कई सारे रोस्ट वीडियोज आपने देखे होंगे। लोगों ने भर भर कर उस गाने को गालियाँ दी है। हालांकि ये वीडियो मैंने कोई केवल उस एक सॉन्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाया है। ये बात कोई केवल एक गाने की या फिर केवल रीमेक सॉन्ग्स की भी ये बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार के गाने हमने देखे हैं, फिर वो चाहे बॉलीवुड की फिल्मों के हो, एल्बम्स के हो, सिंगल्स के हो, जिस प्रकार के सॉन्ग्स हमने पिछले कुछ वर्षों में आते हुए देखे हैं, उनके लिए उन्हें देखकर और सुनकर एक ही बात हमारे मन में आती है, क्रिंज, असहनीय, इनटॉलरेबल। तो ये जो ओवरऑल भारतीय संगीत उद्योग का, संगीत क्षेत्र का ये जो पतन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, हम ये जो देख रहे हैं पतन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब अगर हम रीमेक सॉन्ग्स की बात करें तो देखिए ये एक ट्रेंड कोई केवल अभी शुरू हुआ है ऐसी बात नहीं है। इसकी शुरुआत 90 के दशक से ही हुई थी। आप देख लीजिए 1990, 95, सन 2000, इस समय बहुत ज़्यादा रीमेक सॉन्ग्स बनने की शुरुआत हुई थी। उन्हें गोल्डन एरा रिक्रिएटेड वगैरह ऐसे नाम दिए गए थे कि भाई गोल्डन एरा को हम रिक्रिएट कर रहे हैं। 1950, 60, 70 के दशक के गानों को उस समय रीमेक किया जाने लगा था। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, हमारे घर में जब टीवी पर ऐसा कोई सॉन्ग अगर लगता था ना तो मेरी माँ को बहुत गुस्सा आता था कि यार ये क्यों अच्छे खासे गानों को बर्बाद कर रहे हैं। तो उस समय की जो जनरेशन थी उनको भी ऐसे रीमेक सॉन्ग्स देखकर उतना ही गुस्सा आता था जितना हमें आज की ये रीमेक सॉन्ग्स देखकर सुनकर आ रहा है। पर आज हमें 90 के दशक में जो रीमेक सॉन्ग्स रिलीज हुए थे, केवल रीमेक सॉन्ग्स ही नहीं, जो कुछ एल्बम्स वगैरह भी 1990, 95, सन 2000 में रिलीज हुए थे, वो आज हमें सुनने में अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के जो रीमेक सॉन्ग्स है उसकी अपेक्षा वो 90 के दशक के जो रीमेक सॉन्ग्स थे या जो कुछ एल्बम्स वगैरह उस समय रिलीज हुए थे वो ऑब्वियसली आज की अपेक्षा तो बेटर है ही। पर उस समय की जनरेशन को वो पसंद नहीं थे, जैसा कि आज हमें ये जो रीमेक सॉन्ग्स, ये जो पतन हम म्यूजिक इंडस्ट्री का देख रहे हैं वो आज हमें पसंद नहीं है। उस समय भी हमारे जो माता पिता है, बुजुर्ग है, उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि भाई ये म्यूजिक इंडस्ट्री का पतन हो रहा है। 1990 में भी बिल्कुल ऐसा ही उस समय लोगों को लगता था। तो हर एक जनरेशन के साथ में ये पतन होना स्वाभाविक है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसमें हमें आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर हम काटा लगा सॉन्ग को आज सुनते हैं या जो कुछ ऐसे कुछ आजकल के गाने जिस प्रकार के आ रहे हैं उन्हें देखकर हमें जो क्रिंज फील होता है ना, ये देखकर हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सरप्राइज होने जैसी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। हर एक जनरेशन के साथ में मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो क्षमता होती है उसका पतन होना निश्चित है। हमारे जो माता पिता है या हमारे जो दादा दादी है, परदादा परदादी है, परनाना परनानी है, उनमें जितनी सहन शक्ति थी उतनी हम में नहीं है। उनमें जितना साहस था, शौर्य था, धैर्य था, पराक्रम था, सहन शक्ति थी, समझदारी थी, वो हम में नहीं है। हर एक जनरेशन के साथ में ये सारी बातों का पतन होते जाता है, ये सारी बातें क्षीण होती जाती है।
आज हम जो हमारे महापुरुषों के बारे में, वीरों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में, रणरागिनियों के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि यार कैसे कर लिया होगा उस समय उन्होंने। पिछले 1000 वर्षों से इतने सारे विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किए, पर हमारे जो महापुरुष है, वीर है, वीरांगनाएं हैं, वे लड़ते रहे। आज हम सुनते हैं कि भाई इतने जो बड़े बड़े भाले, तलवार, जो वेशभूषा, जो पोशाक वे युद्ध भूमि में पहनते थे, वे आज 2-2, 3-3, 4-4 लोग मिलकर भी उठाना मुश्किल है, असंभव है। पर वे उस समय ऐसे अस्त्र शस्त्र और ऐसे पोशाक पहनकर युद्ध लड़ते थे। तो हर एक पीढ़ी के साथ में, हर एक जनरेशन के साथ में ये शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पतन होकर ही रहता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके तो कई सारे अलग अलग पहलू है, पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य जो कारण होता है कि वे प्रतिकूलताओं में बड़े हुए। उनके जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स थे, कई सारी मुसीबतें, समस्याएं थी। ज़्यादा सुख सुविधाएं उनके बचपन में, उनकी युवावस्था में, किशोरावस्था में कोई ज़्यादा सुख सुविधाएं उनके पास में नहीं थी। एक जॉइंट फैमिली में वे बड़े हुए थे। परिवार में एक अनुशासन था, माता पिता का अनुशासन था, घर में बुजुर्गों का अनुशासन था। एक संयमित और सदाचारी वातावरण में वे बड़े हुए थे। और ऐसे अनुशासन से भरे हुए बुजुर्गों का, समाज का, माता पिता का ये जो अनुशासन होता है, इस अनुशासन में जब व्यक्ति बड़ा होता है ना, तो वो जीवन की एक मजबूत नींव बनाता है। जैसे किसी इमारत की अगर नींव मजबूत हो तो वो इमारत ऑब्वियसली मजबूत ही बनेगी ना। पर अगर नींव ही कमज़ोर हो तो वो बिल्डिंग ऊपर कितनी भी बढ़िया बनाओ, वो मजबूत नहीं बनेगी। इसी प्रकार से जो बचपन में माता पिता का अनुशासन होता है, आवश्यकता पड़ने पर वे जो हमें डांटते हैं, मारते हैं, ये बातें हमें हमारे जीवन के विकास में, हमारे जीवन की नींव बनाने में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन में जब प्रतिकूलताएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, मुसीबतें आती है, जब माता पिता हमें डांटते हैं, मारते हैं, ये किसी को भी पसंद नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे कोई डांट और मार सुनकर बहुत खुशी होती है। सबको गुस्सा आता है, सबको ये बातें, किसी को भी प्रतिकूलता तो पसंद नहीं होती ना, सबको अनुकूलता ही पसंद होती है। कौन नहीं चाहता कि भाई जीवन में सुख सुविधाएं हो, हमें कभी डांट और मार पड़े ही नहीं। पर ये जो डांट होती है, मार होती है, प्रतिकूलताएं होती है, इनको पचाने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और ऐसे विपरीत वातावरण में, ऐसे अनुशासन में जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमें बड़े बड़े मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर बढ़ती है। जैसे कि देखिए, कोई मिट्टी का घड़ा होता है, हमें दिखता तो है कि भाई इतना बढ़िया मिट्टी का घड़ा है, उस पर हम पानी भरते हैं, इतना ठंडा ठंडा पानी हमें देता है। पर वो मिट्टी का घड़ा बनने की कितनी कठिन प्रोसेस होती है उसके पीछे। जो मिट्टी होती है उसको कुम्हार किस प्रकार से रौंदता है, कितना। अगर मिट्टी कहे कि भाई नहीं नहीं, मुझे तो रौंदा नहीं जाना, मैं क्यों रौंदी जाऊं, हाँ मैं तो आराम से पड़ी रहूंगी, तो वो मिट्टी कभी घड़ा बन पाएगी? नहीं, उसे पहले रौंदा जाता है। और जब वो पूर्ण समर्पण कर देती है, एक प्रकार से कुम्हार उनके लिए ईश्वर के समान ही है ना मिट्टी के लिए, तो वो अपने आप को समर्पित कर देती है कुम्हार के हाथों। कुम्हारों से रौंदता है, जितना हो सके उतना रौंदता है, उसे एक आकार देता है, और आकार देने के बाद में भट्टी में उसे तपाता है। अब वो घड़ा कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो भट्टी में नहीं जाऊंगा, मुझे तो ये प्रतिकूलता नहीं चाहिए, मुझे तो सारी अनुकूलताएं चाहिए, मैं तो मन में आए वो करूंगा। हाँ, मैं क्यों किसी की डांट मार ये भट्टी में जाकर मैं क्यों तपूं? हाँ, मुझे तो मन के अनुसार जीना है, कल किसने देखा है, मैं तो आज मौज करूंगी। ऐसा अगर वो मटका, वो अगर घड़ा ऐसा सोचे, तो क्या वो इस प्रकार से मजबूत बन पाएगा? नहीं बनेगा। जब वो भट्टी में तपता है तब वो मजबूत बनता है। उसी प्रकार से सोना देख लीजिए, सोने को जब भट्टी में तपाया जाता है तभी वो सोना निखरता है ना। उसी प्रकार से जीवन में भी जब प्रतिकूलताएं होती है, माता पिता का अनुशासन होता है, डांट होती है, मार होती है, या जो एक संयमित सदाचारी बंधा हुआ जो जीवन होता है, उसी जीवन का विकास होता है। पर आजकल की जो मानसिक रूप से वेस्टर्नाइज हो चुकी जो जनरेशन है, उन्हें ये सारी बातें दकियानुसी लगती है। ये कंजर्वेटिव, इन सब बातों को, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे समाज को वो कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, और मतलब ये क्या परंपरा और ये क्या संयम और ये सदाचारी, इन सब बातों को वो फालतू समझते हैं। और उन्हें लगता है कि भाई हमें सारी अनुकूलता ही चाहिए। हाँ, ये डांट और मार और माता पिता का अनुशासन, ये सब फालतू की बातें होती है। हाँ, पेरेंट्स तो हमारे सपनों को कुचलने वाले होते हैं, वो तो मॉन्स्टर्स होते हैं। जब हम उनको थप्पड़ मारकर, उनको
छोड़कर हम जब भागते हैं तब हमारे जीवन का विकास होता है। सो कॉल्ड सपनों के पीछे भागने को वो अपने जीवन का एक उद्देश्य समझते हैं। हालांकि जिसे सपने पूरे करने होते हैं ना, सही मायने में जिसे सपने पूरे करने होते हैं, वो हजार प्रतिकूलताओं में रहकर भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वहां रहकर वो अपने सपनों को पूरा करता है। पर अगर कोई किसी व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ही अपने शरीर को अनुकूलता देना हो, तो वो चाहे माता पिता को छोड़ दे, कितने ही समाज के बंधनों को तोड़ने का वो नाटक करे, कितने भी अनुशासन को, संयम को, सदाचार को तोड़ने का वो नाटक करे, वो अकेला रहकर भी अपने शरीर को बस अनुकूलता देने के पीछे ही पड़ा रहेगा। बस पार्टी करो, कल किसने देखा है, बस आज हमें मौज करनी है, वहां पर भी वो अपने जीवन को अनुशासन में नहीं रख पाएगा। और अगर उसको जीवन को विकास करना है, चाहे वो कहीं पर भी रहे, तो उससे अपने जीवन में एक एकाग्रता, संयम, सदाचार, अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव, ये वहां पर भी उसे करना ही पड़ेगा। पर अगर प्रतिकूलताओं से भागने की आदत हो ना, तो वो चाहे माता पिता को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चला जाएगा, तो वहां पर भी उसे वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेगा। भाई पड़ोसी कभी प्रॉब्लम्स देंगे, उसका पार्टनर उसे प्रॉब्लम देगा, या फिर कुछ जहां पर वो जॉब करता है उसका बॉस उसे प्रॉब्लम देगा, उसके कलीग्स उसके प्रॉब्लम देंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स तो खटपट तो चलती ही रहती है ना। जीवन जीने का सही तरीका यही है कि हम प्रतिकूलताओं में जीना सीखें, और ऐसे ही जीवन का विकास होता है। और इसी कारण से हमारे जो माता पिता है, दादा दादी है, परदादा परदादी है, परनाना परनानी है, या उनके पिछले की जो जनरेशन है, उनमें ये संयम, साहस, समझदारी, सहनशक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा थी। और हर एक जनरेशन के साथ में ये बातें कम होती जाती है। जितनी हमारे दादा दादी में थी उतनी माता पिता में नहीं है, जितनी हमारे माता पिता में है उतनी हम में नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना, किसी भी पेरेंट्स, किसी भी माता पिता को ये लगता है कि भाई हमने जो प्रॉब्लम्स सहे हैं, हमने जो मुसीबतें, कठिनाइयाँ सही है, वो हमारे बच्चे को हम सहने नहीं देंगे। और यही पर वो अपने जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का गला घोट देते हैं। भाई जब प्रॉब्लम्स हो, अनुशासन हो, संयम हो, सदाचार हो, डांट हो, मार हो माता पिता की, उसी से तो उन बच्चों का विकास होने वाला है। और आजकल के बच्चे भी पेरेंट्स की डांट को चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। वेस्टर्नाइज हो चुके हैं ना पूरी तरीके से। भाई यही बातें तो आवश्यक होती है। डांट को, अनुशासन को पचाने की भी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में नहीं 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 हमें जज मत करो, नहीं 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 हमें जज मत करो। और इस प्रकार की मानसिकता वाली जनरेशन फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाए, फिर वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो या साहित्य का क्षेत्र हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कला का क्षेत्र हो, किसी भी इंडस्ट्री में, स्टैंड अप कॉमेडी में वगैरह वो जाएगी, तो उनके जीवन में अगर वो अभ्यास नहीं है, वो अनुशासन नहीं है, तो वहाँ पर भी उनके कार्य में वो निखार हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा अनुशासनहीन, असंयमित और भोग वासना में डूबा हुआ जीवन जो जीते हैं, वे खुद का तो नुकसान करते ही हैं, खुद के जीवन का तो पतन करते ही हैं, पर उनके संपर्क में आने वालों का भी वे नुकसान करते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रोना रोते बैठते हैं। देखिए, मानसिक जो रोग होते हैं वो एक अलग बात होती है, पर छोटी छोटी बातों में अपनी नासमझी के कारण डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रोना रोते बैठना, इसे किसी भी परिस्थिति में रोमांटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। हमसे हजार गुना प्रॉब्लम्स हमारे माता पिता ने झेले हैं, हमारे दादा दादी ने, हमारी पिछली जनरेशन्स ने झेले हैं, पर उन हजारों प्रॉब्लम्स में भी वे ज़्यादा स्थिर बुद्धि थे। एक संयमित उनका मन था, बुद्धि स्थिर थी, ऐसी अस्थिरता नहीं थी उनकी बुद्धि में। पर जितना जितना हम अपने मन को छूट देते जाते हैं, जितना जितना हम असंयमित, अनुशासनहीन जीवन जीते जाते हैं, और जीवन में बस बाहरी भौतिकता को, बाहरी सुख को हम जितना ज़्यादा महत्व देते जाते हैं, उतना ही हम अंदर से खोखले होते जाते हैं, उतना ही हम अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी इंडस्ट्री में जाए, वो वहाँ पर उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है। और इसी कारण से आपने देखा होगा दोस्तों, जीवन में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी उद्योगपति को ही, बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, किसी भी इंडस्ट्री में जो बहुत सफल लोग हैं, उनको आप देख लीजिए, वे ज़्यादातर एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, या जिनके जीवन में कुछ ना कुछ अनुशासन हो, जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रतिकूलताएं झेली हो, प्रॉब्लम्स को झेला हो। ऐसे बैकग्राउंड से जो आते हैं वे ही ज़्यादा सफल हुए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। कई सारे जो बड़े बड़े, जिन्होंने एक बहुत अपना बिजनेस एम्पायर को जिन्होंने खड़ा किया है, उनमें से कई सारे लोग तो बचपन में फेल हुए थे, स्कूल में, कॉलेज में। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण, ज़्यादातर, बहुत सारे भी नहीं, ज़्यादातर उदाहरण आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वे उन प्रतिकूलताओं में बड़े हुए थे। तो जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक अगर कोई है तो वो है प्रतिकूलता, अनुशासन, संयम, सदाचार,
ये बातें सबसे ज़्यादा जीवन में आवश्यक होती है। हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना बन जाए, हम चाहे कितने भी आजकल के देखा होगा आपने, जो आजकल के जो ऐसे सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल वगैरह मानने वाले यूट्यूब पर वीडियोस डालते रहते हैं, भाई इंडियन पेरेंट्स डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कैसे मजाक उड़ाते हैं। भाई कोई भी माता पिता मानसिक रोगों का मजाक उड़ाना, वो कोई पागल तो नहीं है ना। उन्हें आपसे ज़्यादा आपके जीवन की चिंता है, आपके पेरेंट्स को आपसे ज़्यादा आपके भविष्य की चिंता है। पर अगर बच्चे छोटे छोटे प्रॉब्लम से, मुझे मोबाइल नहीं दिया तो मुझे डिप्रेशन आ गया, हाँ मेरे माता पिता ने थोड़ा सा मुझे डांट दिया मुझे डिप्रेशन आ गया, ऐसी छोटी छोटी नासमझी के कारण अगर आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे होंगे तो माता पिता की डांट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आवश्यक है। वो डांट ही आपके भविष्य को सुधारेगी। और देखिए दोस्तों, आप में से अगर किसी को भी मेरी ये बातें बिल्कुल फालतू लग रही हो, बिना सर पैर की लग रही हो, तो एक सिंपल सा उदाहरण आप देख लीजिए। जितने भी जीवन में सफल हुए लोग हैं, पूरे विश्व में जितने भी सफल हुए लोग हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए और देख लीजिए उनकी जो अगली जनरेशन्स है क्या वो उतना सफल रही है। किसी भी बड़े बड़े सफल व्यक्ति का नाम उठाकर आप देख लीजिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में वो सफल हो, क्या उनके बेटे, उनकी अगली जनरेशन्स उतनी सफल हुई है? नहीं हुई। क्योंकि वो सफल इसलिए हुए थे क्योंकि उनके जीवन में उस प्रकार का अनुशासन था, माता पिता का अनुशासन था। पर उनकी अगली जनरेशन्स, उन्हें ये लगा कि भाई हम हमारे बच्चों को वो प्रतिकूलताएं झेलने नहीं देंगे, वो प्रॉब्लम्स झेलने नहीं देंगे, और फिर जितना हम अपने आप को एक अनुकूलता भरा वातावरण देते हैं ना, उतना ही हम एक प्रकार से आलसी होते जाते हैं, उतना ही फाइट करने की हमारी जो एक अंदर से इच्छा शक्ति जगनी चाहिए ना, वो नहीं जग पाती है। एक सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए, जब हम जिम में वगैरह जाते हैं, जो बहुत कठिन ऐसा व्यायाम आदि करते हैं, वो करके ही तो जीवन अपने शरीर को एक आकार वो दे पाते हैं ना। अब मैं जिम में नहीं गया हूँ पिछले कुछ समय से, उस मेरे शरीर पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली मेरे शरीर का आकार वैसा नहीं है। अगर मुझे वो ऐसा आकार देना है तो मुझे अपने शरीर को तपाना होगा, मुझे अपने शरीर को उतना अनुशासन में रखना होगा। तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में विकसित होना है तो ये अनुशासन आवश्यक होता है। 90 के दशक के जो रीमेक सॉन्ग्स थे, भले ही वो उस समय की जनरेशन को उतने पसंद नहीं आए थे, जैसे मेरी माँ को उस समय जो रीमेक सॉन्ग्स वगैरह आते थे वो पसंद नहीं थे, पर फिर भी आज की अपेक्षा तो वो बेटर थे ना। क्योंकि उस समय जो रीमेक सॉन्ग्स बना रहे थे, भले ही वे उस समय के लोगों को पसंद ना हो, पर उनके जीवन में थोड़ा तो कहीं ना कहीं अनुशासन था माता पिता का। जिन्होंने 90 के दशक में जो रीमेक सॉन्ग्स बनाए थे, कहीं ना कहीं उनके माता पिता ने उनके जीवन में थोड़ा सा तो अनुशासन रखा था, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं संयमित, आज की अपेक्षा उस समय थोड़ा सा तो अधिक संयमित जीवन था। तो उस कारण से थोड़ा एक अभ्यास उनका ज्यादा था। वे म्यूजिक इंडस्ट्री में भी आए तो थोड़ा सा अभ्यास, रियाज, जो भी आप कहिए, वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स उन्होंने दिए। भले ही वो उस समय की दृष्टि से सही नहीं था, उससे बेटर रिजल्ट्स तो 1940, 50, 60 के दशक की जो म्यूजिक इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा बेटर सॉन्ग्स देती थी, ज़्यादा मैच्योर वो लिरिक्स होते थे उनमें। ऐसे मैच्योर लिरिक्स फिर धीरे धीरे कम होते गए। फिर 1990 में हमने देखा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ऐसे लिरिक्स फिर धीरे धीरे 1990 में शुरू हुए। और फिर आज वो जाते जाते हम कहाँ पर आ गए हैं, एक ही शब्द को एक गाने में 500 बार रिपीट कर दो, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। और आज से 30 वर्ष के बाद में आज के जो रिमिक्स सॉन्ग्स है वो उस समय के सॉन्ग से हमें लगेगा कि भाई, उस समय की जनरेशन को लगेगा यार नहीं यार दोस्तों, 2021 में 20 में जो रिमिक्स सॉन्ग्स है ना वो तो आज की अपेक्षा बेटर थे। तो ये हर एक जनरेशन के साथ में ये पतन होना स्वाभाविक है। आप देखिए ना, हमने शुरुआत कहां से की थी। अगर हम भारतीय संगीत क्षेत्र को, अगर हम पूरा उसका हजारों वर्षों का इतिहास देखें तो भगवान वेदव्यास जी को आदि कवि कहा जाता है। सबसे पहले रामायण की रचना उन्होंने की। रामायण से भी पूर्व वेदों में कई सारे संगीत के वाद्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कई सारे वैष्णव संतों के हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि स्वामी हरिदास जी, उनके शिष्य थे तानसेन जी, और जयदेव जी द्वारा रचित जो गीत गोविंदम है, या महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है या मेघदूतम है, उनके उदाहरण हम दे सकते हैं। या कबीर जी के द्वारा रचित, कबीर जी हो, संत तुकाराम जी हो, संत ज्ञानेश्वर जी हो, उनके द्वारा रचे गए जो अभंग है, दोहे हैं, उनको आप देख लीजिए, वो भी उनके समय का वो भी एक प्रकार से काव्य ही था ना वो।
और जो संस्कृत काव्य जो मैंने आपको बताया है उनमें कितनी बारीकी थी, ये आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कोई एक संस्कृत का काव्य हो, कोई एक श्लोक ले लीजिए, उस श्लोक के जो 4 चरण होते हैं, मुझे उतना संस्कृत के व्याकरण के बारे में उतना कोई डिटेल में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, पर जो एक श्लोक के जो 4 चरण होते हैं अलग अलग अलंकारों के अनुसार, हर एक चरण में एक जैसे ही शब्दों का जितने, जैसे एक चरण में अगर मान लीजिए 10 शब्द हो तो हर एक चरण में वो 10 शब्द ही होते हैं। उस प्रकार से उस काव्य की रचना की जाती थी, संस्कृत के काव्यों की। उसके बाद अभंगों को आप देख लीजिए, दोहों को आप देख लीजिए हमारे संतों के, या गीत गोविंदम हो, या शाकुंतलम, या मेघदूतम हो, या स्वामी हरिदास जी, या ऐसे कई सारे वैष्णव संतों के हम उदाहरण दे सकते हैं। उस समय का काव्य आज भी हमारे मन को शांति देता है, क्योंकि उनके जीवन में एक अनुभव था, जीवन का अनुभव था। वे अपने उस अभ्यास को, अनुभव को अपने काव्य के माध्यम से, अपने अभंगों के माध्यम से समाज के सामने रखते थे। और हमारी संस्कृति में तो नाट्यशास्त्र हो चाहे काव्य हो, इनका बहुत ही सखोलता से अभ्यास किया गया है। मेरा वो जो नवरसा का जो रिव्यू है ना, वो आप जरूर देखना। जो नवरसों पर जो हमारी वेदों में जो अभ्यास किया गया है, या तैत्तरीय उपनिषद में रसो वही सह जो आता है, यानी जो रस है वे उस परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा वर्णन आता है। या फिर आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में उन्होंने लिखा है, वाक्यम रसत्मकम काव्यम, यानी जिस वाक्य में रस होता है उसे ही काव्य कहा जाता है। यानी जिस वाक्य में रस होता है, भावनाएं होती है, उसे ही काव्य कहा जाता है। आजकल का काव्य, आजकल के गीत आप उठाकर देख लीजिए, है कोई रस, है कोई भावनाएं, है कोई इमोशंस, तो इनको तो हम काव्य भी नहीं कह सकते। गीत कहना भी, गीत शब्द का, काव्य का अपमान है एक प्रकार से। और भारतीय नाट्यशास्त्र को आप देख लीजिए, या जो हमारे रस, जो नवरसों का उल्लेख आता है, नवरस ही नहीं, 2 और रस है, 11 रस है कुल मिलाकर। नवरस का मेरा रिव्यू देखिए, उस पर मैं वहाँ पर मैंने डिटेल में बात की हुई है। तो इस रसों के अनुसार जो हमारे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक है, मणिपुरी है, ऐसे जो अलग अलग जो हमारे नृत्य के भी जो प्रकार है, उनमें भी इस रसों के अनुसार जो अभिनय किया जाता है उसे रसाभिनय कहा जाता है। उनका बेस ये रस ही है, जिनका उल्लेख हमारे उपनिषदों में आता है। तो इतना सखोलता से नाट्यशास्त्र का, काव्य का अभ्यास हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। और जिन्होंने शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास किया हुआ है, उनके उदाहरण तो आज भी आप देख लीजिए। पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित रविशंकर जी, कितना वर्षों तक कितना समर्पण था अपनी कला के प्रति, उनके जीवन में कितनी एकाग्रता थी, कितना संयम था, और तब जाकर उनकी आवाज में वो जादू, वो मैजिक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उतना अभ्यास था शास्त्रीय संगीत में। और हमारी संस्कृति में तो किसी भी विद्या का इतनी सखोलता से उसका वर्णन किया गया है ना, चाहे आप शास्त्रीय संगीत का हमारी संस्कृति के अनुसार अभ्यास करिए, शस्त्र विद्या का अभ्यास करिए, नाट्यशास्त्र का अभ्यास करिए, किसी भी क्षेत्र से अगर आप पूरे समर्पण भाव से उसका अभ्यास करते हैं ना, तो वो क्षेत्र आपको पूर्णत्व की ओर ले जाएगा। ऐसा पूरा वर्णन, ऐसे अलग अलग विद्याओं का वर्णन हमारे वेदों में, उपनिषदों में आता है। उसके बाद अगर आप 1940, 50, 60 के दशक के भी अगर आप गाने देखें, सॉन्ग्स देखें, तो उनके भी लिरिक्स में एक मैच्योरिटी, कुछ ना कुछ जीवन का जो अनुभव होता है, जो आपके हमारे जीवन से जुड़े हुए ऐसी कुछ बातें हम वहाँ पर देखते हैं। चाहे वो प्रेम गीत ही क्यों ना हो, उन प्रेम गीतों में भी एक मैच्योरिटी थी, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट था। फिर धीरे धीरे 1990 के दशक में, जैसा कि मैंने आपको कहा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, धीरे धीरे ये पतन हमने देखा, और वहाँ से जाते जाते आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये बातें आप किसी भी क्षेत्र पर लागू कर सकते हैं। जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी में आप देख लीजिए, आज से 30 वर्ष पहले की स्टैंड अप कॉमेडी आप देखिए, उस समय के विनोद देखिए, उस समय की कॉमेडी आप देखिए। जो ऐसे कॉमेडी करते भी थे, उनके कॉमेडी में एक जीवन का अनुभव था, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में, आपके हमारे जीवन में हम जो बातें अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के आधार पर उस पर वो कुछ कटाक्ष करते थे, तंज कसते थे, क्योंकि उन्होंने ये जीवन देखा था ना, ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। पर धीरे 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 अपने आप को मॉडर्न बनाने के नाम पर, वेस्टर्न बनाने के नाम पर, जो नई जनरेशन है वो ज़मीन से टूटती जाती है, ह्यूमन इमोशंस से वो टूटती जाती है, और बस बाहरी भौतिकता को वो महत्व देती है। और इस कारण से फिर आजकल की स्टैंड अप कॉमेडी आप देख लीजिए, बस फक, ब्रा, सेक्स, ये ऐसे कुछ शब्द वगैरह बस वो कुछ ऐसे यूज कर लेते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी कर दी है। पेरेंट्स का मजाक उड़ाना, संस्कृति का मजाक उड़ाना, परंपराओं का मजाक उड़ाना,
और इसको वो आजकल स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। जमीन से टूट गए ना पूरी तरीके से, ह्यूमन इमोशंस तो पता ही नहीं है, भारतीय परिवार क्या होते हैं, ये सब बातें तो पता ही नहीं है। आज हम जो बातें देख रहे हैं उससे भयानक बातें हम आज से 20-30 वर्ष बाद देखेंगे। इस परिवर्तन को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो कांटा लगा हो या चाहे जो इसे सॉन्ग्स पिछले कुछ वर्षों में आ रहे हैं उन्हें देखकर हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये तो परिवर्तन है, होता ही रहता है। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, माफी चाहता हूं, पर अगर मैंने जो बातें आपको बताई है वो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कम से कम 10,000 लाइक्स तो इस वीडियो को मिलने ही चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।